हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है डाउनिंग स्ट्रीट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कियर स्टारमर, जो कि यूके के प्रधानमंत्री थे, आप लोगों को पता ही होगा, इंटर डाउनिंग स्ट्रीट। एक तरीके से जो डाउनिंग स्ट्रीट वहाँ पे ब्रिटिश में ये निवास स्थान है या काम स्थल, जो काम करते हैं प्रधानमंत्री बैठ के, वो जगह है। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने 2024 में विद अ लैंडस्लाइड विक्ट्री, जब बहुत बड़ी इनको विजय मिली, तब एक तरीके से ये प्रधानमंत्री पद को इन्होंने संभाला। एंडिंग 14 ईयर्स ऑफ कंजर्वेटिव रूल, और जो 14 सालों से कंजर्वेटिव वहाँ पे जो पार्टी थी जो राज कर रही थी, उसका अंत किया था। मार्क्ड बाई ब्रेक्सिट एंड द क्योस दैट फॉलोड। कह रहा है कि ये जो 14 साल का समय था, ये इसमें ब्रेक्सिट वाली घटना भी हुई थी। ब्रेक्सिट मतलब समझ आ रहा है, यूरोपियन यूनियन को जब ब्रिटिश ने एग्जिट किया था, और उसके बाद जो क्योस फैला था, उथल पुथल हुई थी, उस समय के लिए ये 14 साल जाने जाते हैं। उस घटना के लिए ये 14 साल जाने जाते हैं। ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ गवर्नमेंट। कियर स्टारमर जब इलेक्शन से जीत के आए तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि वो एक ऐसी गवर्नमेंट बनाएंगे जो सबके लिए होगी, एंड ब्रिज द वाइडनिंग ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द पब्लिक एंड द पॉलिटिकल एलाइट। और जो पॉलिटिकल लोग हैं और जो लोग हैं, उनके बीच में जो खाई है, जो अविश्वास की खाई है, जो बहुत ज़्यादा गहरी है, उसको भी एक तरीके से भरेंगे, और वहाँ पर एक तरीके से कनेक्शन बैठाएंगे, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों या आम इंसान हो। लेस देन 2 ईयर्स लेटर, कह रहा है कि 2 साल भी नहीं हुए थे, द फॉर्मल लॉयर हु टुक प्राइड इन टेकिंग लेबर बैक टू द पॉलिटिकल सेंटर। फॉर्मल लॉयर मतलब ये जो कियर स्टारमर थे, इनको एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा गर्व था, क्योंकि ये दोबारा से अपनी जो लेबर पार्टी थी उसको सेंटर में लेके आए थे, गवर्नमेंट में लेके आए थे, आफ्टर द ब्रीफ लेफ्ट विंग इंटरल्यूड ऑफ जेरेमी कॉर्बन। और इसलिए भी गर्व था क्योंकि जेरेमी कॉर्बन का जो एक छोटा सा दौर था लेबर पार्टी का, जिस समय वो उनका दौर चल रहा था, उसके बाद जो नेता जो लेबर पार्टी को दोबारा से मजबूत कर पाए, वो कौन थे? कियर स्टारमर। हैज़ रिज़ाइन, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। एमेड माउंटिंग पब्लिक डिसकंटेंट, क्योंकि लोगों के अंदर काफ़ी नाराज़गी बढ़ रही थी। माउंटिंग मतलब बढ़ रही थी, डिसकंटेंट मतलब जो नाराज़गी थी। एंड ग्रोइंग रिवोल्ट, और एक रिवोल्ट मतलब एक तरीके से विद्रोह उठ रहा था पार्टी के अंदर ही, विद इन द लेबर पार्टी। मिस्टर स्टारमर रोड एन एंटी टोरी वेव। कह रहा है कि मिस्टर स्टारमर जो कि एंटी टोरी वेव का एक तरीके से उन्होंने फ़ायदा उठाया था जब इलेक्शन हुए थे, बट सून फाउंड, लेकिन बाद में जल्दी ही, द पब्लिक टर्निंग अगेंस्ट हिम, लोग उनके खिलाफ हो गए। ओवर हिज लैप्सेस इन जजमेंट, क्योंकि जो उनके डिसीजन थे वो बहुत सही नहीं थे। एंड स्लो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और उन्होंने जो वादा किया था कि वो इकोनॉमी को बहुत तेज़ी से करेंगे, वो भी वो नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी धीमी आर्थिक विकास इनके समय में हो रहा था, इसलिए लोग मिस्टर स्टारमर के भी खिलाफ हो गए। हिज अनकैरिस्मेटिक का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा आकर्षण वाले जो नेता नहीं थे। टेक्नोक्रेटिक मतलब एक ऐसी सरकार थी जहाँ पे जो टेक्निकल एक्सपर्ट थे वो महत्वपूर्ण डिसीजन लिया करते थे। सेंट्रिज्म का मतलब होता है ना तो सरकार बहुत ज़्यादा राइट विंग की है, ना ही बहुत ज़्यादा लेफ्ट विंग की है। ना तो बहुत ज़्यादा वो राइट विंग लोगों के साथ होती है, ना ही लेफ्ट विंग के साथ होती है, मतलब मध्य में होती है। तो ऐसी सरकार को बोलते हैं सेंट्रिज्म। फेल टू विद स्टैंड द रैपिड चेंजेस, कह रहा है कि ये इस तरीके की जो अप्रोच थी इनकी, ये जो लगातार चेंजेस आ रहे थे ब्रिटिश की पॉलिटिक्स में, उसको संभालने में, उसको झेलने में नाकामयाब रही। एट अ टाइम, उस वक्त, when far right parties were surging across continental यूरोप, जब फार राइट जो पार्टीज हैं, राइट विंग की जो पार्टीज हैं, हर जगह बढ़ रही हैं पूरे यूरोप में। द टाइड बिगेन टू टर्न आफ्टर रिविलेशन, कह रहा है कि ये जो समय बदलना तब स्टार्ट हुआ जब एक चीज सामने आई। वो क्या थी? दैट पीटर मेंडलसन, की जो एक पीटर मेंडलसन थे, जो कि मिस्टर स्टारमर की चॉइस से एज ब्रिटेन्स एम्बेसडर, वो ब्रिटेन के एम्बेसडर थे यूएसए के, वॉशिंगटन के, हैड लिंक्स टू द लेट कन्विक्टेड पेडोफाइल जेफरी एप्स्टीन। कह रहा है कि वो जो पेडोफाइल का मतलब होता है जो बाल शोषण करता है, बच्चों का शोषण करता है, वो एक गुनहगार से इनका कनेक्शन था। मतलब ये जो पीटर मेंडलसन थे, जिनको एम्बेसडर चुना गया था यूएसए का, बाद में पता चला कि इनका भी कनेक्शन है वो जो लेट
जो पेडोफाइल मतलब पेडोफाइल जो बाल शोषण करता था, जेफरी एप्स्टीन, इनका उसके साथ कनेक्शन था। प्रेशर माउंटेड आफ्टर लेबर लॉस्ट लोकल इलेक्शन, और लगातार प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था जब लेबर पार्टी थी वो लोकल इलेक्शन, जो मतलब जो लोकल सीट के लिए इलेक्शन होते हैं वो हार गई थी। कहाँ पर? इंग्लैंड में, पोल्स इन वेल्स में भी हार गए थे और फिर स्कॉटलैंड में भी हार गए थे। व्हेन एंडी बरहम लेबर्स किंग इन द नॉर्थ, कह रहा है कि जब एंडी बरहम जो कि लेबर के किंग माने जाते हैं नॉर्थ के, वन द मार्क फील्ड बाई इलेक्शन, जब उन्होंने मार्क फील्ड बाई इलेक्शन जीत लिया, एंड रिटर्न टू वेस्टमिनिस्टर, वेस्टमिनिस्टर का मतलब होता है मतलब वो जीत कर यूके के पार्लियामेंट में आए, वेस्टमिनिस्टर यूके के पार्लियामेंट को बोलते हैं। मिस्टर स्टार्मर फेस वॉज सील्ड, तो जो मिस्टर स्टार्मर का जो एक तरीके से भविष्य था वो निश्चित हो चुका था कि अब उनके साथ होना क्या है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के पार्टी का एक बंदा जो है वो एक बहुत ही मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आया था। एंड ही रिजाइन ऑन जून 22, और उन्होंने 22 जून को अपनी रिजाइनेशन दे दी। अंडर मिस्टर स्टार्मर, कह रहा है कि मिस्टर स्टार्मर के गवर्नमेंट के अंतर्गत द यूके सॉ मॉडेस्ट इम्प्रूवमेंट, यूनाइटेड किंगडम ने बहुत ही छोटे मोटे मामूली स्तर के इम्प्रूवमेंट देखे इन की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मतलब जैसे जीडीपी हो गया और इन्फ्लेशन हो गया, ये जितने इंडिकेटर्स थे इसमें बहुत ही कम इन्होंने इम्प्रूवमेंट देखने को मिला इनके समय में। इट्स इकोनॉमी मतलब यूके की जो आर्थिक स्थिति थी बिगेन ग्रोइंग फास्टर देन दोज ऑफ इट G7 पीस, मगर जो G7 के इनके पीयर्स थे, पीयर्स मतलब जो साथी थे, उनसे इनकी जो क्या कहते हैं जो इम्प्रूवमेंट था आर्थिक स्थिति में वो ज़्यादा अच्छी थी। वाइल इन्फ्लेशन जो महंगाई थी रिमेन ब्रॉडली अंडर कंट्रोल, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में थी। डिस्पाइट कॉन्फ्लिक्ट्स इन यूरोप एंड एशिया, बावजूद इसके कि एक लगातार संघर्ष चल रहा था यूरोप में जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर, और एशिया में ये जो ईरान और यूएस का वॉर, इसके बावजूद भी इनकी जो महंगाई थी वो कंट्रोल में थी। न्यू लॉज स्ट्रेथन वर्कर्स राइट, कह रहा है कि जो नए कानून आए उन्होंने जो वर्कर्स के राइट थे, अधिकार थे, उनको मजबूत किया। एंड स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस रेट्स वर रेज्ड, और वैधानिक रूप से मतलब कानूनी रूप से जो मिनिमम वेज था मतलब पैसे थे या फिर रोजगार था या कैसे सैलरी कह सकते हो, उसको बढ़ाया गया। येट फिर भी दीज इंक्रीमेंटल गेन्स, कि ये जो स्टेप वाइज गेन दिख रहे थे या फिर कह सकते हो छोटे छोटे जो गेन दिख रहे थे, वर इनसफिशिएंट, वो एक तरीके से सफिशिएंट नहीं थे टू सेटिस्फाई एन इलेक्टोरेट, कि वो अपने इलेक्टोरेट मतलब जो वोटर्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सकें। दैट हैड गिवन लेबर अ कमांडिंग मैंडेट, जिन्होंने लेबर पार्टी को बहुत ही भारी मतों से जिताया था। मिस्टर स्टार्मर प्रूव्ड लार्जली इनइफेक्टिव, मिस्टर स्टार्मर जो हैं काफ़ी हद तक इनइफेक्टिव दिखे, मतलब ये वो बातें नहीं कर पाए जो इन्होंने प्रॉमिस करी थी। किस चीज़ में इनइफेक्टिव थे? इन एड्रेसिंग द इकोनॉमिक एंजाइटीज ऑफ द वर्किंग क्लास, कि जो वर्किंग क्लास है वहाँ का उसकी जो आर्थिक चिंताएं थे उसको सॉल्व करने में ये इनइफेक्टिव रहे। कम्युनिटीज दैट डिलीवर्ड हिज मेजॉरिटी, जिन्होंने इनको मेजॉरिटी से जिताया था, उसी वर्किंग क्लास की ये जो आर्थिक चिंताएं थी वो उसी को ही सॉल्व नहीं कर पाए थे। और द कल्चरल ग्रीवियंसेस रिफॉर्म यूके हैड बीन एम्पलीफाइंग, और दूसरा कारण ये था, ये एक रिफॉर्म यूके ना एक और वहाँ की पार्टी है, इसको ऐसे कर दूँ तो ये जो रिफॉर्म यूके वहाँ की एक पार्टी है वो लगातार कल्चरल शिकायतें उठा रही थी, उसको बार बार बढ़ा चढ़ा के दिखा रही थी, उसको भी ये सॉल्व नहीं कर पाए। अब ये कल्चरल शिकायतें क्या थी भाई? यूके की जो कुछ लोग हैं ऐसा मानते हैं भाई माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, बाहर से हमारे यहाँ लोग आते हैं वो हमारी जॉब ले जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं, कुछ लोगों का मानना है वो क्रिश्चियनिटी को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये सब जो क्या कहते हैं वहाँ पे मुद्दे थे, वो ये मुद्दे कौन ले सकता है? राइट विंग वाली पार्टी ले सकती है। तो रिफॉर्म यूके कैसी पार्टी हुई? राइट विंग वाली पार्टी हुई। तो वो ये जो मुद्दे उठा रही थी, बार बार बढ़ा चढ़ा के दिखा रही थी, तो सरकार एक तरीके से सही तरीके से उनको काउंटर नहीं कर पा रही थी। लेबर एमपीज स्टार्टेड टर्निंग अगेंस्ट हिम, अच्छा लेबर पार्टी के खुद के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो इनके खिलाफ होने लगे, किनके? स्टार्मर के। मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू कंटिन्यू ऑफिस, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने लगी कि ये ऑफिस संभाल पाए, इसीलिए उन्होंने रिजाइन दे दिया। मिस्टर बरहम
हु बिलोंग्स टू द सॉफ्ट लेफ्ट कैंप ऑफ लेबर। कह रहा है कि लेबर पार्टी के थोड़ा सा सॉफ्ट अप्रोच रखने वाले, मतलब ये उतने बड़े लेफ्टिस्ट नहीं हैं जितना कि दूसरे लोग हैं। उनका नाम है मिस्टर बुरहैम, इज एक्सपेक्टेड टू बी इलेक्टेड एज द पार्टी न्यू लीडर। कह रहा है कि ऐसे ही एक्सपेक्टेड है, संभावनाएं हैं कि इन्हीं को ही पार्टी लीडर बनाया जाएगा, एंड द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी। एंड एट द मोमेंट व्हेन द ओल्ड बाईपोलर कंसेंसस ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिक्स इज ब्रेकिंग डाउन। और ऐसा इस समय हो रहा है जब यूके में जो दो पार्टियों का एक तरीके से राज था, चाहे वो कंजर्वेटिव हो गई या लेबर हो गई है, अब उनकी जो पॉलिटिक्स है वो पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ रही है। मान लो जैसे यहाँ पे बीजेपी है और कांग्रेस है, ठीक है। अभी ये दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं, अरे प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया, ये कहते हैं अरे कांग्रेस ने ये कुछ नहीं किया, नेहरू ने ये कर दिया, ठीक है। अभी तो ये आपस में लड़ रहे हैं, अभी कोई तीसरी पार्टी मजबूत बन जाएगी ना तो यही लोग आपस में एक हो जाएंगे और फिर कहेंगे अरे यार ये आ गई, ठीक है। तो अभी तो इनको कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपस में लड़ रहे हैं। तो वही कह रहा है कि इस समय ये प्रधानमंत्री बन रहे हैं जब दोनों ही पार्टियां जो हैं वो एक तरीके से टूट रही हैं, जो बाईपोलर कंसेंस था वो खत्म हो रहा है। रिफॉर्म इज नो लॉन्गर अ फ्रिंज फोर्स। फ्रिंज फोर्स का मतलब होता है जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा कम हो। तो कह रहा है कि रिफॉर्म अब एक ऐसी पार्टी नहीं रह गई है कि जिसको हम कमजोर समझ सकें या ये समझें कि इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं है। विद द कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव भी अपनी एक पार्टी है। ब्रिटेन ट्रेडिशनल व्हीकल ऑफ द राइट। कह रहा है कंजर्वेटिव पार्टी जो थी, जो कि एक तरीके से राइट विंग काफ़ी समय से बनी हुई थी, एक मुख्य पार्टी बनी हुई थी राइट विंग के लिए ब्रिटेन में, इन डीप डिक्लाइन। अब वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से डिक्लाइन हो रही है, कमज़ोर हो रही है। रिफॉर्म जो दूसरी पार्टी आई है इस एमर्जिंग, वो बढ़ रही है एज द सेकेंड पोल। एज द सेकेंड पोल का मतलब है एक मुख्य पार्टी के रूप में ये उभर रही है। मिस्टर बुरहैम कह रहा है कि जो मिस्टर बुरहैम है शुड रिकग्नाइज, उनको ये मानना चाहिए दैट द स्टार मैरिट सेंट्रिज्म, की जो कियर स्टारमर की सेंट्रिज्म वाली अप्रोच थी, ना तो बहुत ज़्यादा लेफ्ट विंग के ना तो बहुत ज़्यादा राइट विंग के, मध्य में रहने वाली जो अप्रोच थी, इज़ अनलाइकली टू स्टैंड, मतलब अब उससे काम नहीं चलेगा। इज़ अनलाइकली टू विद स्टैंड द ऑनस्लॉट। ऑनस्लॉट का मतलब होता है आक्रमण, बहुत ज़्यादा तेज प्रहार ऑफ अ फार राइट कल्चरल पॉलिटिक्स, जो बहुत तेज़ी से राइट विंग की पॉलिटिक्स कर रही हैं, उन पार्टियों की तरफ से जो एक प्रहार आ रहा है उसके सामने ये सेंट्रिज्म वाली अप्रोच नहीं चलेगी। इंटरेस्ट इन इंग्लिश नेशनलिज्म, जो कि इंग्लिश राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म मतलब समझिए होंगे राष्ट्रवाद में अपनी जो जड़ें हैं, अपने जो पैर हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई से जमा चुके हैं। मतलब ये जो ऐसी राइट विंग वाली पॉलिटिक्स है वो अब इतनी ज़्यादा मजबूत होती जा रही है यूके में कि अब ये जो लेफ्ट विंग या सेंट्रिज्म वाली अप्रोच है वो ज़्यादा चलेगी नहीं। ही मस्ट यूनाइट अ फ्रैक्शियस पार्टी, जो टूटी फूटी पार्टी है इनको, मिस्टर बरहैम को इसको यूनाइट करना होगा अराउंड अ प्रोग्रेसिव इकोनॉमी एंड फॉरेन पॉलिसी एजेंडा। और किस लिए यूनाइट करना होगा? ताकि एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक एजेंडा बनाया जा सके और फॉरेन पॉलिसी का जो एजेंडा है उसके इर्द गिर्द इनको पार्टी को एक साथ लाना होगा। एंड बिल्ड अ गवर्नमेंट, और एक ऐसी सरकार बनानी होगी दैट वर्क्स फॉर ऑल, जो सबके लिए काम करे, ऑल वाइल स्टैंडिंग फर्मली ऑन द राइट साइड ऑफ ग्लोबल इश्यूज, और जो दुनिया भर की दिक्कतें हैं उसके खिलाफ वो मजबूती से खड़ी रहे। इफ लेबर फेल्स टू रिकनेक्ट विद इट्स कोर वैल्यूज, अगर जो लेबर पार्टी है वो अपने ही जो उनके कोर वैल्यूज थे, जिसके जो सिद्धांत थे, प्रिंसिपल थे, उसी से अगर वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, एंड सोशल बेस, और जो कोर इनके वोटर थे या फिर समाज में जो इनको लोग सपोर्ट करते थे, अगर वो उनसे ही कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, इट रिस्क लूजिंग इवन द कॉन्स्टिट्यूएंसीज दैट हैव लॉन्ग सस्टेन्ड इट। तो ये उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, उन सीटों को भी खो देंगे जिसको ये बहुत समय से एक तरीके से जीतते आ रहे हैं, या फिर वो पार्टियां जिनको लगातार जिता रही हैं वो सीटें, इसको भी वो, उस सीटों को भी वो खो देंगे। ठीक है। There is an argument that Keir Starmer's downfall was ultimately caused by the failure to manage the UK macroeconomic indicators and stabilize the national economy. Which of the following statements will contradict the above statement? कह रहा है कि ये जो तर्क था कि कियर स्टारमर का जो गिरावट आई वो इस वजह से हुई क्योंकि वो यूके की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को नहीं संभाल पाए और अपने यहाँ की जो नेशनल
आर्थिक स्थिति थी उसको स्थिर नहीं कर पाए। तो इस स्टेटमेंट को कौन से स्टेटमेंट काउंटर कर रहे हैं, मतलब उसके अगेंस्ट है। देखते हैं। अंडर स्टारमर गवर्नमेंट के अंदर जो यूके की इकनॉमी थी वो GA7 के जो लोग थे उनसे उनसे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी और इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहा। ये तो देखो अच्छा काउंटर आया इसका। जहाँ भी कह रहे थे कि भाई स्टारमर जो है वो मैनेज नहीं कर पाया, यहाँ पे एक अच्छा सा आर्गूमेंट आया, तो ये तो एकदम काउंटर दिख रहा है। स्टारमर्स रेजिग्नेशन वॉज सील्ड बाई पॉलिटिकल ट्रिगर्स। कह रहा है कि स्टारमर रेजिग्नेशन जो हुआ वो एक तरीके से पॉलिटिकल वजहों की वजह से हुआ, नेमली द रिटर्न ऑफ एंडी बरहम टू वेस्टमिंस्टर एंड ग्रोइंग इंटरनल लेबर पार्टी रिवॉल्ट। और जो लेबर पार्टी के अंदर अपने यहाँ एक रिवोल्ट हो गया था उसकी वजह से हुआ, और ये जो एंडी बरहम वेस्टमिंस्टर आ गए उनकी वजह से। एक तरीके से कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा स्टारमर की गलती नहीं थी, इन्हीं की पार्टी के अंदर जो विरोध हुआ और जो ये एंडी बरहम लौट के आए इसकी वजह से इनको रिजग्नेशन देना पड़ा। तो ये भी देखो काउंटर अच्छा ही है ना। तो बोथ ए बी जो है हमारा आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स वन ऑफ द मेन आइडिया डिस्कस इन द पैसेज। कौन सा सेंटेंस है जिसने मेन आइडिया डिस्कस किया है पैसेज का। पॉलिटिकल लीडर्स हु प्रायोरिटाइज लीगल एंड टेक्नोक्रेटिक प्रोसेसेस इनविटेबली फेस पर्सनल करप्शन स्कैंडल। कह रहा है कि कैसे पॉलिटिकल लीडर जो लीगल और टेक्नोक्रेटिक प्रोसेस को प्राथमिकता देते हैं। टेक्नोक्रेटिक प्रोसेस मतलब कि जो स्पेशलिस्ट लोग हैं वो डिसीजन लें, एक्सपर्ट लोग हैं वो डिसीजन लें। कह रहा है ऐसे नेताओं को पर्सनल करप्शन स्कैंडल जो है वो फेस करना पड़ता है। ये क्या मतलब हुआ, मतलब जो अच्छी चीज़ें करना चाह रहा है उसको हमेशा स्कैंडल उसके साथ हो सकता है, ऐसा कहीं पैसेज में दिया नहीं है। इंक्रीमेंटल मैक्रो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जो छोटे छोटे स्टेप वाइज इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुए थे वो इनसफिशिएंट रहे थे टू सस्टेन अ पॉलिटिकल मैंडेट इन द फेस ऑफ राइजिंग पॉपुलिस्ट। उसके सामने इनसफिशिएंट रहे थे जो कि एक तरीके से बढ़ती हुई ताकत है। मतलब जो पॉपुलिस्ट एक ऐसा नेता होता है जो ये बताता है कि भाई ठीक है हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हम करप्शन के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो एक तरीके से ये जो बढ़ती हुई इन पॉपुलिस्ट की ताकत है उसके सामने ये जो थोड़े बहुत इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट दिखाई दिए वो इनसफिशिएंट है। तो ये मेन आइडिया था, वैसे पढ़ा तो था हम लोग ने। द ट्रेडिशनल बाईपोलर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिक्स इज सक्सेसफुली अडेप्टिंग टू इनकॉर्पोरेट फ्रिंज पार्टीज लाइक रिफॉर्म यूके। नहीं, कह रहा है कि सक्सेसफुली जो है वो अब अडेप्ट कर रही हैं, जो नई नई पार्टीज आ रही हैं रिफॉर्म यूके जैसी उनको लेकर। नहीं, ये तो टूट रही हैं, ब्रेकिंग डाउन हम लोगों ने देखा था ना, ये ब्रेक डाउन हो रही है, ख़त्म हो रही हैं। पैसेज के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अंडर स्टारमर की गवर्नमेंट के अंतर्गत जब ब्रिटिश इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी उसने अपने साथ वाले जो G7 के नेशन थे उनको पिछाड़ दिया था। ये तो सही है, यही करेक्ट होगा। द सेंटेंस इन द सेकेंड पैराग्राफ रिफॉर्म इज नो लॉन्गर अ फ्रिंज फोर्स। कह रहा है कि जो रिफॉर्म है वो एक तरीके से अब कम प्रभावी वाली पार्टी नहीं रही। इसका क्या मतलब था देखते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी हैज सक्सेसफुली रिप्लेस द कंजर्वेटिव्स टू स्टैब्लिश अ न्यू स्टेबल राइट विंग गवर्नेंस। ये जो नई पार्टी है उसने सक्सेसफुल तरीके से कंजर्वेटिव को हटा दिया है एक स्टेबल राइट विंग गवर्नेंस बनाने के लिए। अभी तो नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से उसको हटा ही दिया है, तो ये तो नहीं है। स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंग्लिश नेशनलिज्म, कह रहा है कि इंग्लिश राष्ट्रवाद में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं उनके पूरे सिस्टम में चेंज आ रहा है, उसने एक तरीके से जो फॉर्मली माइनर पार्टी थी, छोटी पार्टी थी, इनटू अ प्राइमरी पोजीशन ऑफ पावर, उनको काफ़ी मजबूत स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। ये बात सही है कि एक तरीके से जो रिफॉर्म वाली पार्टी जो कि राइट विंग की पार्टी थी उसने अब एक मजबूत पोजीशन ले ली है जो इंग्लिश नेशनलिज्म की वजह से। तो ये बात एकदम सही है, इसी वजह से यहाँ पे यही इम्प्लाई हो रहा है कि रिफॉर्म इज नो लॉन्गर अ फ्रिंज फोर्स। तो बी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है। रिफॉर्म यूके हैज़ कॉम्प्रोमाइज ऑन इट्स रिंग विंग एजेंडा, कह रहा है कि रिफॉर्म यूके ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है अपने रिंग विंग एजेंडा जो उनके जो टॉपिक थे उससे। नहीं। द ट्रेडिशनल टू पार्टी डायनेमिक इज थ्राइविंग बाई सिमलेसली एब्जॉर्बिंग द इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म ऑफ रिफॉर्म यूके। कह रहा है कि जो ट्रेडिशनल टू पार्टी डायनेमिक पूरा सिस्टम था वो अभी भी चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो तो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। हैड बिन एम्पलीफाइंग कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आज का क्लोज टेस्ट है। ठीक है, एक बार खुद से पढ़ के समझने की कोशिश करो, छोटा सा है, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट टेम्परेरी ब्लॉक टेलीग्राम
to protect the dash of the National Eligibility cum Entrance Test Undergraduate NEET UG 2026 re-examination by single interpretative dash of hand which compressed an entire intermediary platform into an expression information। क्या कह रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट ने टेम्परेरी रूप से जो टेलीग्राम को ब्लॉक किया था नीट एग्ज़ाम की, जो एक तरीके से उसको बचाने के लिए कि लोगों का ट्रस्ट ख़त्म ना हो, उसने बहुत ही चालाकी से एक वर्ड की, जो क्या कहते हैं, एक वर्ड इन्फॉर्मेशन की व्याख्या कर दी, जिसकी वजह से इन्होंने पूरा ये जो प्लेटफॉर्म है, जितना भी ये सोशल मीडिया वाला प्लेटफॉर्म है, इसको एक तरीके से कह दिया कि ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है। समझते हैं क्या मतलब है इसका। पहली बात तो यहाँ पे ध्यान दो कि टेलीग्राम टू प्रोटेक्ट द डैश ऑफ द, ये क्यों ब्लॉक किया गया? इम्प्योरिटी, मिलावट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, वायलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं। सैनिटिटी का मतलब होता है पवित्रता, पवित्रता को प्रोटेक्ट करने के लिए हो सकता है। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है हॉस्टाइल बिहेवियर, अनफ्रेंडली बिहेवियर, तो ये भी नहीं होगा, तो सी यहाँ पे करेक्ट है। मीनिंग आया यहाँ तक? अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्लाइट ऑफ हैंड, साइट ऑफ हैंड, स्लाइट ऑफ हैंड, स्लाइड ऑफ हैंड। देखो स्लाइट ऑफ हैंड जो है वो एक तरीके का ईडियम होता है जिसका मतलब होता है बहुत ही चालाकी से। सरकार ने एक व्याख्या करी बहुत चालाकी से, और उस इंफॉर्मेशन की जब व्याख्या करी उस वर्ड की, तो उसने पूरे ही जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको ये बता दिया कि ये एक इन्फॉर्मेशन ही है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? सरकार ने चालाकी दिखाई। भाई साइट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, नज़ारा। स्लाइड का मतलब मामूली, स्लाइड सबको पता होगा फिसलना, तो बेस्ट क्या होगा यहाँ पे? स्लाइड ऑफ हैंड होगा। उसके बाद द बैन, जो बैन इन्होंने लगाया था टेलीग्राम के ऊपर, वन द डैश ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, एक तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट में केस जीत लिया, क्योंकि इन्होंने इंफॉर्मेशन की जो मीनिंग थी उसको स्ट्रेच कर दिया, बढ़ाकर बताया, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत आती है। वन द कंडेमनेशन, कंडेमनेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आलोचना। रिजेक्शन, इंडोर्समेंट का मतलब होता है सपोर्ट। ऑब्स्टिकल का मतलब बाधा, इन्होंने बाधा को जीत लिया नहीं, सपोर्ट को जीत लिया, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इनको सपोर्ट दे दिया कि भाई ठीक किया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने बड़ी चालाकी से इंफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन थी, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत आती थी, उसकी व्याख्या की थी। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1V of the act dash traditionally defined information in diminutive units including data, messages, text, image, sound, voice, codes, computer program, सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस। कह रहा है कि ये सेक्शन 2(1) के अंतर्गत इस एक्ट में ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे बहुत छोटी छोटी यूनिट के हिसाब से बताया गया। इसमें डेटा भी है, मैसेज भी है, इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन बताई गई है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकता है। भाई एक प्रोसेस डेटा हो सकता है, एक मैसेज हो सकता है, एक टेक्स्ट हो सकता है, एक इमेज हो सकती है, साउंड हो सकती है, वगैरह वगैरह, है ना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? अब पहली नज़र से क्या लग रहा है कि हम हैज़ के साथ जाते हैं। भाई यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब चाहिए। ऑफ को मत देखो, ये तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके हिसाब से यहाँ पे वर्ब आएगी। हैड भी हो सकता है, हैव तो होगा नहीं, हैविंग नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो, द टेलीग्राम बैन चेंज दैट लीगल इंटरप्रिटेशन। कह रहा है कि ये जो कानूनी व्याख्या थी इंफॉर्मेशन की, अब उस व्याख्या को पूरी, जो ये बैन लगा है टेलीग्राम का, उसके बाद से ये चेंज हो गई है। कैसे चेंज हो गई है? कि गवर्नमेंट ने ये तर्क दिया है कि जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे कि टेलीग्राम, ये वॉज एन एग्रीग्रेशन ऑफ और कंपाइलेशन ऑफ दीज यूनिट, कि ये छोटी छोटी यूनिट का एक कंपाइलेशन ही है। आपने कहा ये सोना, ये सोना, ये सोना, ये सोना, ये सोना, ये सोना, सबको इकट्ठा कर देंगे तब भी ये भी सोना ही होगा। तो गवर्नमेंट ने ये कहा ये छोटी यूनिट, छोटी यूनिट, छोटी यूनिट, छोटी यूनिट, सबको इकट्ठा कर दिया, ये अभी भी इंफॉर्मेशन है। तो सरकार ने ये बोला कि ये अभी भी इंफॉर्मेशन, एक तरीके से डेफिनेशन चेंज कर दी। इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि ये पहले डेफिनेशन जो बताई जा रही थी, अब नई डेफिनेशन आ गई है। तो यहाँ पे हैज़ ना यूज़ करके हम हैड का यूज़ करेंगे, हैड ट्रेडिशनली डिफाइंड इंफॉर्मेशन। ठीक है। बाय रीडिंग इंटायर प्लेटफॉर्म्स रन बाय कंपनीज, कह रहा है कि ये बताते हुए कि जो जितनी भी पूरा प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ये कंपनीज द्वारा चलाई जाती हैं,
विच वर लीगल एंटिटीज बाय देयर ओन नेचर, जो कि एक तरीके से खुद में एक कानूनी संस्थाएं हैं, अंडर द डैश ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर द एक्ट, अब वो इस इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आ गई हैं। द गवर्नमेंट हैज़ effectively weaponized द कंटेंट ब्लॉकिंग प्रोविजन ऑफ सेक्शन 69A। 69A में कहने का मतलब ये था कि इसके अंदर कंटेंट ब्लॉकिंग की सुविधा थी, कोई ख़राब कंटेंट हो उसको ब्लॉक कर दिया जाए, किसी प्रोफाइल को ब्लॉक कर दिया जाए। कह रहा है कि सरकार ने बहुत सही तरीके से इस सेक्शन 69 को वेपनाइज कर दिया, मतलब अपने फ़ायदे के लिए अब वो यूज़ करेगी, एक तरीके के वेपन की तरह इसको यूज़ करेगी। ठीक है, क्या होना चाहिए यहाँ पे? एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन मतलब होता है बाहर निकालना, अंडर द एक्सक्लूजन ऑफ इंफॉर्मेशन। फेरी का मतलब होता है बाहरी हिस्सा, मार्जिन का मतलब किनारा, एम्बिट का मतलब होता है एक दायरा क्षेत्र। मतलब अब ये जो कंपनियां हैं ये इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आ गई हैं, अंडर द एम्बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये पहला दम्बल है, एक बार खुद से ट्राई करो, फिर स्टार्ट करते हैं। फोर्थ कह रहा है हाउएवर से स्टार्टिंग करें, नहीं 2 से करते हैं क्योंकि सारे ऑप्शन 2 के हैं। यंग एस्पेरेंट्स एंटर द मर्चेंट नेवी अट्रैक्टेड बाई हाई सैलरीज एंड ग्लोबल ट्रेवलर अपॉर्चुनिटी। जो नए एस्पेरेंट्स हैं जो कि मर्चेंट नेवी में आते हैं और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं क्योंकि उसकी सैलरीज बहुत हाई होती है और हर जगह जाने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है भाई, या तो 1 होगा या तो 4 होगा, दोनों ही के चेक कर लेते हैं। दिस ग्रोइंग सेंस ऑफ डेंजर, अब दिस है, कौन सा डेंजर नहीं पता, हटा देते हैं इसको। द प्रोफेशन इज नाउ इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड इन पब्लिक डिस्कोर्स विद रिस्क एंड डेंजर। कह रहा है कि अब ये जो प्रोफेशन है, अब ये एक तरीके से इसमें रिस्क भी है और ख़तरा भी है। समझ में आ रहा है? पहले लोगों को इंटरेस्टेड थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे क्योंकि हाई सैलरीज थी, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी। हालांकि अब इस प्रोफेशन के साथ खतरा भी है और डेंजर भी है। ठीक है, हो सकता है 2-4 चल सकते हैं। तो ये तो ऑप्शन गए सारे। अब या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा, देख लेते हैं कौन सा आ रहा है। दिस ग्रोइंग सेंस ऑफ डेंजर स्टेम्स फ्रॉम रीसेंट वोलाटाइल अटैक ऑन शिपिंग वेसल इन वेस्ट एशिया। क्यों डर आ रहा है लोगों के अंदर? क्योंकि अभी हाल ही में जो वेस्ट एशिया ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ जिसमें 3 भारतीय मारे गए, मान सकते हैं कि वहाँ से ये डर पैदा हो रहा है। तो ठीक है, ये फर्स्ट जो है वो सही लग रहा है। क्या थर्ड यहाँ पे लगा सकते हैं? इस डिस्पाइट दीज ग्रोइंग सेफ्टी कंसर्न, इन सेफ्टी कंसर्न जो चिंताएं इसके बावजूद भी, बढ़ती हुई चिंताएं जो इसके बावजूद भी, जो ज़्यादातर ट्रेनिंग है रिमेन्स मेंटली प्रिपेयर्ड, वो मानसिक रूप से तैयार हैं, एंड रिफ्यूज टू रिट्रीट फ्रॉम देयर कैरियर चॉइस, और उन्होंने एक तरीके से मना कर दिया है कि वो अपना कैरियर चॉइस नहीं छोड़ेंगे। तो बेस्ट क्या है भाई? 2, 4, 1, 3। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।